सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्राबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही अनोखी और बहुत ही खास होने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हमारी वीडियो डेडिकेटेड है। हमारी डेडिकेटेड वीडियो है अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी को ऑफिशियली। सबसे बड़ा एक कंपोनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले सबसे पहली चीज से जिससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं वो होता है प्रीएम्बल। तो उस प्रीएम्बल के बारे में हमें ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल में ये सब चीजें लिखी हुई है, उनको हम रट के पेपर में चले जाते हैं। लेकिन उस प्रीएम्बल के पीछे ऐसा बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि किस तरीके से वो फ्रेम हुआ है, कौन सी वो डिबेट्स रही हैं अबाउट प्रीएम्बल कि किस तरीके का प्रीएम्बल हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कहाँ से ये आता है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो प्रीएम्बल से रिलेट करते हैं जिसमें प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई है। तो ऐसी तमाम बातें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने थंबनेल पर भी लिखा है, इतिहास के कुछ अनकहे किस्से, तो कुछ इस तरीके के किस्से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी की तरह सुनिएगा, कुछ ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत हिस्टोरिकल चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी सिंपल सी चीजें होने वाली हैं और एकदम स्टोरी की तरह सुनेंगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को हिंदी में कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना एक तरीके से हमारे संविधान का एक आईना है, एक सोल है, जो हमें ये बताती है कि हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसको एक छोटी सी समरी में बताना चाहें तो वो हमें प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है और उसे जो है छोटे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल इस तरीके का एक सोर्स है जो हमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से प्रीएम्बल की जो इंपॉर्टेंस है वो तो हम सभी को पता है, लेकिन उस प्रीएम्बल के क्या किस्से रहे हैं पीछे वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। जो लोग का कोई भी तरीके का एग्जाम आप लाइफ में देने जाते हो, वहाँ पे प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेदर वो आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, किसी का एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो उन सभी में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है टू नो द प्रीएम्बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट्स द सोर्सेस ऑफ इट्स अथॉरिटी। यानी कि प्रीएम्बल हमें कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल्स बताता है जो कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किए गए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है उन सोर्सेस को भी प्रीएम्बल यहाँ पे डिफाइन करता है। It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950, celebrated as the Republic डे ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन पूरे भारत में हो रहा है, 74th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। तो इसका जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है, दैट इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1949। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्लीज आप इनको याद रखिएगा। तो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ऑफिशियली इफेक्ट में किस दिन से आता है वो 26 जनवरी 1950 से आता है। इसीलिए हम इस दिन को एज अ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब प्रीएम्बल की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अ प्रीएम्बल is an introductory statement in a constitution that states the reasons and guiding values of the constitution. So preamble एक तरीके का इंट्रोडक्शन है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमें रीजंस और वैल्यूज को डिफाइन करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो की गई हैं। ठीक है, अब प्रीएम्बल को और बेहतर समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स दिए गए हैं जिससे कि आप प्रीएम्बल की जो इंपॉर्टेंस है, हमारे भारतीय संविधान की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कोट है वो दिया है सर अर्नेस्ट बकर ने।
A discussed English political scientist, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, पेड अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द प्रियम्बल। सो कहीं ना कहीं इनकी जो बुक्स रही हैं, इनके जो कोट्स रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। He described the preamble as the keynote to the constitution। तो इस तरीके की जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफी बार डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। प्रियम्बल एज द की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपनी कौन सी बुक में इन्होंने कहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, ये अर्नेस्ट बर्कर की बुक है। सेकेंड कोट इंपॉर्टेंट, ही सेड प्रियम्बल एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो बोलते हैं कि भारतीय प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की सोल है, ठीक है, यानी कि आत्मा है। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। सो प्रियम्बल एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रियम्बल की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं प्रियम्बल को कितनी महत्वता के साथ एक लाइन में उसका मीनिंग समझाने की, उसका इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड N.A. पेलीवाला कॉल्ड इट एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है। अगर आप भारत में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड आपका आज के लिए सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है। क्यों है? क्योंकि वो आपके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता है कि आपका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, आप रहते कहाँ हैं, आपका जन्म कब हुआ है, आपका नाम क्या है। तो इस तरीके की शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके बारे में आपका आधार कार्ड डिस्क्राइब करता है, इसलिए आपका वो क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का किसी को आइडेंटिटी कार्ड कहना है तो वो हम अपने प्रियम्बल को कह सकते हैं, ठीक है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप होता है काइंड ऑफ जन्म पत्री भी आप बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके का जन्म पत्री है किसका? हमारा सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो कोट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए और आपको हमेशा इनको याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि हमारा प्रियम्बल है क्या। सो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है प्रियम्बल का, जो प्रियम्बल में शब्द लिखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद जरूर होना चाहिए ये, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India in sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So it was the original text of the preamble. ये आपको याद रखना है। इस पे बाद में कुछ amendments भी हुए हैं। अमेंडमेंट्स में जो शब्द बदले गए थे या जो डाले गए थे वो भी इसके अंदर हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रियम्बल जो भी करंट है वो है, ठीक है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपसे काफी बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द हमारे प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए मैंने इन वर्ड्स को प्रॉपरली यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे प्रियम्बल में किन किन शब्दों का यूज किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू। तो हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ से आ गया, है ना? कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पे भी लिखा था कि आज हम प्रियम्बल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कहाँ से वो आता है, उसके सोर्स क्या रहे हैं पीछे के। तो सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे प्रियम्बल का है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके का गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो कि नेहरू ने दिए थे, जिनको बाद में प्रियम्बल बनाते समय, हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाते समय ध्यान में रखा गया और कहीं ना कहीं उनको प्रियम्बल में डाला गया है। और सबसे बड़ा मेजर सोर्स हमारे प्रियम्बल का आज जो है वो नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। The preamble is based on the objectives resolution which was moved in the Constituent Assembly by
Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, accepted on 22 January 1947, and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, coming into force on 26 January 1950. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो नेहरू जी के द्वारा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन 13 दिसंबर 1946। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पहली बार दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि एक्सेप्ट किया गया था थ्रू द मेंबर्स ऑन 22 जनवरी 1947, और फाइनली जो केम इनटू फोर्स होता है वो होता है 26 जनवरी 1950। ओके, The essential features of our constitution is included in the preamble's code. It emphasizes the Indian constitution's key ideas and philosophy. It is regarded as the constitution's soul. So जैसे कि already मैं आपको बता चुकी हूँ कि preamble हमारे constitution की soul कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो ultimate goals हैं हमारे constitutions के वो उसमें निर्धारित हैं, जो ethics हमारा constitution follow करता है वो भी इसमें निर्धारित हैं। So कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी summary provide करता है preamble हमारे constitution का। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऐसा क्या था उसमें चीजें जो कि हमारे प्रियम्बल का सोर्स बनती हैं, आगे चलकर सबसे बड़ा सूत्रधार बनती हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट है इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक। सो ये जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ ये प्रियम्बल नहीं है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो है। ठीक है, India shall be an Indian state and other states outside British India and the Union of erstwhile British Indian territories, Indian states are willing to be a part of the Union. Territories forming the Union shall be autonomous units. तो पूरा आप रीडिंग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे पढ़ रही हूँ, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। All powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow फ्रॉम द पीपल, यानी कि जितना भी हमारा पावर होगा गवर्नमेंट के पास होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगा, वो उनका सोर्स कौन होगा? पीपल होंगे। ठीक है, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शेल बी गारंटेड एंड सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, and fundamental freedoms like speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कहीं ना कहीं सारी जो फ्रीडम्स हैं वो हमें दी गई हैं थ्रू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड द ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शेल बी प्रोवाइडेड एडिकेट सेफगार्ड्स। तो यहाँ पे सेफगार्ड्स लिखा है, रिजर्वेशन नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रिजर्वेशन बाद में आया है, सेफगार्ड्स यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। द टेरिटोरियल integrity of the republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of the civilized nation. The land would make a full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of humankind. So ये कुछ important objective resolution के constituents हैं, आप चाहो तो इनका screenshot लेकर भी बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आता है debates over preamble। ऐसा नहीं है कि एक दिन नेहरू जी ने आके अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया और सभी को वो बहुत पसंद आया और हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया उसी के बेसिस पर। ऐसा नहीं है, प्रियम्बल के पीछे बहुत सारे मतभेद रहे हैं, बहुत सारी डिबेट्स रही हैं, जिनको जानना आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप प्रियम्बल को समझना चाहते हो। बहुत सारे डिबेट्स हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वंस हाईलाइट करने की कोशिश की है, जिससे आपको बस थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए कि ऐसे भी लोग थे जिनको बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में या फिर कुछ ऐसे जो ओपिनियंस थे कि प्रियम्बल कैसा होना चाहिए, तो उनमें काफी मतभेद रहे हैं कि किस तरीके का प्रियम्बल होना चाहिए और किस तरीके का नहीं, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में और किन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, While the Constituent Assembly was debating the preamble, there was an argument to rename the India the Union of Indian Socialist Republics, as if India was to imitate the USSR. However, other members were not convinced. कहीं ना कहीं जब प्रियम्बल में इंडिया को डिफाइन करने की बात हो रही थी, तो ऐसे मत भी आए थे जिसमें कहा गया था कि इंडिया को रीनेम करके यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे इमिटेट कर रहे थे यूएसएसआर को। यानी कि जिस तरीके से यूएसएसआर का नाम था और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो काफी प्रभावित भी थी यूएसएसआर से, वहां के प्रिंसिपल से, तो कहीं ना कहीं इंडिया को दोबारा यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम देने की बात भी कही गई थी। ब्रजेश्वर प्रसाद,
ब्रजेश्वर प्रसाद एक लोकसभा के मेंबर थे फ्रॉम कांग्रेस, ही इज फ्रॉम बिहार. So he said, I do not want that the name of Mahatma Gandhi should be incorporated in this constitution because it is not a Gandhian constitution. If we had a Gandhian constitution, I would have been the first to offer my support. I do not want that the name of the Mahatma Gandhi should be dragged in the rotten constitution. So जब ऐसी बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं जो गांधी जी का नाम है वो भी लाया जाए बीच में या नहीं, तो उस समय पर ब्रजेश्वर प्रसाद कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लेना चाहिए, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं आना चाहिए. इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि ये भारत का संविधान होने वाला है, ना कि गांधी जी का संविधान. अगर ये गांधी जी का संविधान होता तो मैं सबसे पहला आदमी होता इस तर्क को सहमति देने वाला. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल मान सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हो, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम बीच में नहीं आना चाहिए. ठीक है. एक और डिबेट है. प्रोफेसर के.टी. शाह proposed inserting the words secular, federal, socialist. He was of the opinion that by using such words in the preamble, it will give an idea about the governing ideals of the constitution. So, प्रोफेसर के.टी. शाह ने कुछ proposed word दिए थे जो कि हमें अपने constitution के अंदर डालने चाहिए. वो थे secular, federal and socialist. लेकिन इन पे भी काफी मतभेद रहे. अब उसके अगेंस्ट में कौन बोलते हैं? अम्बेडकर जी बोलते हैं. अम्बेडकर जी बताते हैं कि दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड. ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, हाउ द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक साइड आर मैटर्स which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the constitution itself because that is destroying democracy altogether. So he said कि अगर हम सेक्युलर, फेडरल और सोशलिस्ट ऐसे तीनों वर्डों का इस्तेमाल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा भारत कैसा होने वाला है. तो वो कहते हैं कि भारत कैसे होने वाला है ये भारत के लोगों पर डिपेंड होना चाहिए, ये भारत के लोगों के हाथ में होना चाहिए और भारत की समय के साथ जो बदलती परिस्थितियां होंगी, जो सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, वो बताएगा कि भारत कैसा होगा आगे चलकर. तो इनका ये जो प्रस्ताव था ये रिजेक्ट कर दिया जाता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं रिगार्डिंग द प्रीएम्बल जो कि बहुत 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 ही क्रूशियल है आप लोगों के लिए. ठीक है. फर्स्ट जजमेंट, the Supreme Court of India originally stated in the Berubari case presidential reference that the preamble is not an integral part of Indian constitution and therefore it is not enforceable in any court of law. तो बेरूबारी केस को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. तब तक के लिए वेट कर लेते हैं. 1973 में केशवानंदी भारती केस में जो पुराने डिसीजंस थे उनको ओवर रूल करके कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको जो है अमेंड किया जा सकता है केवल तब तक जब तक कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचाता है. ठीक है. सो overruled earlier decisions and recognized that the preamble may be used to interpret ambiguous areas of the constitution where differing interpretations present themselves. थर्ड आता है आपका 1995 केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरीके की जजमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही काम आती हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस जजमेंट में ऐसे बोला गया था कि प्रीएम्बल भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है. ठीक है. तो या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से केस में ऐसा कहा गया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. तो इस तरीके के केस आपको याद होने चाहिए. ठीक है. द बेरूबारी केस 1960, द अमेंडेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. द सुप्रीम कोर्ट हैड held that the power of parliament to diminish the area of a state as guaranteed in Article 3 of the Constitution does not cover cession of an Indian territory to a foreign country. Hence, Indian territory can be ceded to a foreign country only by means of amendment to the Constitution under Article 368. तो इसको एक आसान शब्द में आपको बताती हूँ कि जो आपका बेरूबारी यूनियन था उसको पाकिस्तान को दिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बीच में आ गई कि संविधान में ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है कि इंडियन टेरिटरी को किसी तरीके से ऑल्टर करके किसी फॉरेन कंट्री के हाथ में दिया जाए. तो ऐसे में अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ती है. सो कॉन्सिक्वेंटली आपका 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो है आता है ट्रांसफर द बेरूबारी यूनियन टू बांग्लादेश. तो उस टाइम का जो बेरूबारी यूनियन होता है वो बांग्लादेश को दे दिया जाता है. यहाँ पे बांग्लादेश वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बांग्लादेश बाद में 1971 में जाके बनता है, उससे पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान. सुप्रीम कोर्ट also held that the view that the preamble cannot be a part of the constitution.
तो बेरुबारी केस में ओवरऑल ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें कि जो भारत का एक हिस्सा है थोड़ा सा टेरिटरी जो है किसी फॉरेन कंट्री को दी जाए, तो ऐसे में 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो बेरुबारी यूनियन होता है वो ईस्ट बांग्लादेश यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको दे दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपका प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने पिछले केसेस में भी पढ़ा कि बाद में ऐसे केसेस होते हैं लाइक केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा जाता है कि प्रियम्बल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड भी किया जा सकता है केवल उस हद तक जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अब आता है अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। तो ऐसा नहीं था प्रियम्बल जो अडॉप्ट किया गया था वही एज इट इज आज है। प्रियम्बल सिर्फ आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है, वो है इंदिरा गांधी जी के समय पर। सो इंदिरा गांधी जी ने क्या चेंजेस लाए थे? द प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस ऑन December 18, 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया। तो उस समय पर आपातकाल लगा हुआ था भारत के अंदर थ्रू इंदिरा गांधी जी। ठीक है, पुश थ्रू सेवरल चेंजेस इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए गए थे जिसके अंतर्गत भारत का प्रियम्बल था उसको भी अमेंड किया गया। थ्रू दिस अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड एडेड बिटवीन द वर्ड सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। सो कौन कौन से वर्ड इसमें जोड़े गए? सोशलिस्ट और सेक्युलर नए वर्ड जोड़े गए जो कि पहले प्रियम्बल में नहीं थे। And the words unity of the nation were changed to unity and integrity of the nation. So दो नए वर्ड आपको इसमें याद रखने हैं कि दो नए वर्ड जोड़े गए थे, पहला आपका सोशलिस्ट और सेकंड आपका सेक्युलर, और एक वर्ड आपका चेंज किया गया था यूनिटी ऑफ नेशन को अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। आई होप आपको प्रियम्बल की हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया होगा और समझ में आई होगी। समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और ऐतिहासिक चीजें अपने चैनल पे हम लेकर आते रहेंगे। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी और आई होप उन सबको भी पसंद आएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।